अस्सलाम वालेकुम। मशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्केरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की स्केरी स्टोरीज का। आज की जो पहली स्केरी स्टोरी है ये मेरे साथ अनम शेयर कर रही है। अनम कहती हैं आज आपके साथ अपने भाई और भाभी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। मेरे भाई हसन, जिनकी शादी आज से 7 साल पहले हुई, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। शादी के तकरीबन 3 माह के बाद उनकी ट्रांसफर हो गई अटक में। उन्हें वहां पर जाना था, वहां पर वो गए, कुछ अरसा रहे। फिर उसके बाद भाई ने अपनी ट्रांसफर मना की, उनको रोका कि मुझे इस सिटी में नहीं रहना, मैं वापस जहां पर हम लोग रहते हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं, मुझे वहीं पर पोस्ट कर दिया जाए। लेकिन उनकी ट्रांसफर उनके जो डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने कराची कर दी। अब भाई को कराची जाना था। भाई ने ये सोचा कि मैं अपनी मिसेस को भी साथ ले जाता हूँ, क्योंकि कराची से आना इतना आसान नहीं था। भाई जो थे वो भाभी नाजिया को भी लेकर कराची रवाना हो गए। वहां पर अभी उनको अपने कंपनी की तरफ से घर नहीं मिलना था, घर उन लोगों ने रेंट पर ही लेना था। नई जगह थी, नया शहर था, वहां पर कोई खास वाकफियत भी नहीं थी। अबू के एक जानने वाले थे, उनके बेटे होते थे कराची में, उनसे राब्ता किया तो उन लोगों ने उनको गुलिस्तान जौहर में बहुत कम रेंट पर एक घर ले लिया। उस घर के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि उस घर की क्या हिस्ट्री है क्या नहीं। भाई बताते हैं कि बस हम लोग जब गए तो हम लोगों ने वो घर देखा, हम लोगों को घर ठीक लगा तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग ले लेते हैं। कराची के गुलिस्तान जौहर में वो पुराना बोसीदा घर जो अपनी पुरसरार कहानियों की वजह से बदनाम था, वहां के लोगों ने बाद में बताया कि उस घर में आसेब था, और वो आसेब ऐसा था कि जो वहां पर किसी को आबाद होने नहीं देता था। भाई और भाभी जो थे वो वहां पर जब शिफ्ट हुए तो तब मौसम तकरीबन अप्रैल का एंड था। फिलहाल कमरों में ही सोते थे, खुश भी थे कि चलो एक सेपरेट घर मिल गया है, बिल्कुल कम रेंट पर मिल गया है, नया शहर है, और जैसे मोहल्ला सिस्टम था वहां पर, रौनक वाला हिस्सा था, ये भी इनको खुशी थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, नॉर्मल रहा। कुछ रात को उनको आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन उन्हें यही लगता था कि आसपास के घरों से आ रही होंगी। लेकिन जैसे ही मौसम ने शिद्दत पकड़ी और गर्मी बढ़ी तो लोगों ने फैसला किया कि हम लोग बाहर सहन में सोया करेंगे। सहन में जब उन्होंने सोना शुरू किया तो वो कहते हैं कि अक्सर हम लोग देर तक बातें करते रहते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे छत के ऊपर कोई बोलता है, किसी की सरगोशी है। हमारी आवाजों के अलावा भी हमें आवाजें सुनाई देती थी। हम लोगों को ये लगता था कि शायद कोई बिल्ली होगी या आसपास के लोग भी छतों पर सोते हैं, उनकी आवाजें होंगी। लेकिन वो आवाजें हर रोज तभी आती थी जब हम लोग सहन में चारपाइयां बिछाते थे। कभी ऐसा लगना कि जिस तरह से वो आवाजें बिल्कुल दीवार के पास से आ रही हैं, कभी लगना कि वो आवाजें सीढ़ियों में से आ रही हैं। एक रात तो भाभी कहती हैं कि भाई जल्दी सो गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं भी सहन में लेटी थी, तो आज मुझे आवाजें बहुत ज्यादा वाजे आने लगी। वो किसी बिल्ली की आवाजें नहीं थी, वो एक औरत की आवाजें थी, और वो औरत मुसलसल बोलती रहती थी रात भर। ऐसे लगता था जिस तरह से कोई फोन पर बात कर रहा होता है और आप बातों को सुन रहे हैं लेकिन आपको वो लफ्ज समझ में नहीं आ रहे। यहां तक कि भाभी कहती है वो आवाज मुझे सीढ़ियों के इतने पास से आ रही थी कि मैं उठकर देखने पर मजबूर हो गई। मैं उठी, मैंने सीढ़ियों में झांक कर देखा, मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आया। इतनी बहादुर तो मैं नहीं थी कि मैं छत के ऊपर जाकर देखूं। फिर भाभी कहती है कि मैं चारपाई पर आकर फिर लेट गई। ना चाहते हुए भी मैं छत की दीवार की तरफ देखने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई साया सा मंडला रहा है। मैं गौर करने लगती तो मुझे कुछ नजर ना आता। फिर मुझे लगता मैं वहम कर रही हूँ। मैं करवट लेकर सो गई। इसी तरह से अगली रात थी, 14वीं की रात थी, चांद की 14वीं थी, और जैसे चांद की जो दूधिया रोशनी थी वो पूरे सहन में फैली हुई थी। बहुत खूबसूरत मंजर था। हम दोनों बैठे सहन में बातें कर रहे थे, खाना हम लोगों ने खा लिया था, घर वालों को भी याद कर रहे थे। बातें करते करते हम लोगों को टाइम का आइडिया नहीं हुआ, रात के 1:30 बज गए।
तो हसन कहने लगे कि अब सोते हैं, काफी रात हो गई है। हसन भी लेट गए। मैं वॉशरूम में गई। वॉशरूम से जो ही मैं बाहर आई, मुझे ऐसा लगा छत की दीवार के ऊपर से कोई जैसे झांक कर देख रहा है। मुझे एक सर सा नजर आया। मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि शायद ये दरख्त है, इसका अक्स पड़ रहा होगा। सेल में एक बहुत बड़ा दरख्त भी होता था। मैं फिर आकर चारपाई पर लेट गई। एकदम बड़ा ठंडी हवा का झोंका आया। झोंका ऐसे था जैसे बिल्कुल पास खड़ी होकर बहुत ठंडी हवा है। मैं सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। मेरी चारपाई सहन में उस रुख पर होती थी कि मेरे बैक साइड पर सीढ़ियां थी। जो ही मैंने सीढ़ियों में देखा, मुझे ऐसा लगा सीढ़ियों में कुछ चढ़कर ऊपर जा रहा है। एक वजूद सा नजर आया। मैं फौरन से उठी और झांक कर सीढ़ियों में देखने लगी, लेकिन कोई भी नहीं था। मेरा दिल थोड़ा सा जैसे बेचैन सा होने लगा। मैं किचन में गई, मैंने पानी पिया, बाहर आई। हसन गहरी नींद में सो रहे थे। मैं फिर आकर चारपाई पर लेट गई। अब मुझे ऐसा लगने लगा जिस तरह से कोई मध्यम सी सरगोशी में मुझे बुला रहा है। मेरा किसी ने नाम लिया, नाज़िया। जब मेरा नाम मेरे कानों से टकराया तो मैं एकदम पलट कर छत की तरफ देखने लगी। तो जो मंजर भाभी कहती है मैंने वहां पर देखा, वो इतना हैबतनाक मंजर था। मैं क्या देखती हूँ कि छत की दीवार के ऊपर जो सहन में हिस्सा था, एक औरत थी। वाज़े तौर पर वो औरत सामने खड़ी हुई थी। उसकी बहुत चमकीली आंखें थी। ऐसे लग रहा था बड़ी तेज हवा चल रही है और उसके बाल लहरा रहे हैं। येलो कलर का उसने सूट पहना हुआ था। चांद की चांदनी में वो साफ नजर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरे के ऊपर वो जो रोशनी थी वो जैसे अंधेरे में बदलने लग गई। उसका वो चमकता हुआ चेहरा बिल्कुल स्याह रंग का होने लगा। भाभी कहती है मैं उसको अपनी आंखों के सामने देख रही थी और मैं ऐसे बुत बन गई थी कि मैं इसे चीखा ही नहीं जा रहा था। मैं उसे देख रही हूँ, मेरे सामने है। वो कहती है एकदम ऐसा लगा कि वो पूरी दीवार के ऊपर जैसे सामने चढ़कर बैठ गई है और एकदम उसने भयानक कहका लगाया और वो गायब हो गई। जब वो गायब हुई, भाभी ने शोर मचा दिया। हसन जल्दी जागे, दीवार पर कोई है, छत पर कोई है। जब हसन भाई जागे, उन्होंने देखा चारों तरफ कोई भी नहीं था। वो तेजी से भागते हुए छत पर गए, ऊपर कोई भी नहीं था। उन्होंने आकर कहा कि कोई भी नहीं है, तुमने किसको देखा है? भाभी ने बताया मैंने भी एक औरत को देखा है, वो इतनी भयानक है, मेरा यकीन करे मैं झूठ नहीं बोल रही। भाई जानते थे कि भाभी भला इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगी, आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। भाभी की हालत देखकर उन्हें लगा कि ये सच कह रही है। वो कांप रही थी। भाई ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया। भाई भी परेशान हो गए कि ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं। हम लोग तो बिल्कुल ठीक थे, फिर ये क्या माजरा शुरू हो गया। बस उसके बाद अगले दिन भाभी ने कहा मैंने तो सहन में नहीं सोना। वो लोगों ने बरामदे में चारपाइयां बिछा ली। जो ही बरामदे में चारपाइयां बिछाई, ऐसा लगा कि कुछ सीढ़ियों में आकर कोई औरत रोने लग गई है। औरत की आवाजें थी और वो जैसे बड़े भारी कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इन लोगों की तो हालत गैर हो गई। इन लोगों ने तो चारपाइयां वहीं छोड़ी, कमरे के अंदर गए, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। भाई और भाभी कहते हैं वाज़े तौर पर वो सीढ़ियों में भाग रही थी। इन लोगों की तो हालत इतनी खराब थी, खौफ से बेचारे बाहर भी नहीं जा सकते थे। रात कहते हैं कि अल्लाह ला करके हमने रात गुजारी। कुरान पाक हम लोगों ने अपने सीने से लगाया। वो मुसलसल हमें तंग कर रही थी। कभी लगना किचन के बर्तनों को छेड़ा है कोई, कभी लगना कोई भारी सामान सहन में घसीट रहा है। बड़े परेशान को हम लोगों को भी उन लोगों ने कॉल नहीं की कि कहीं हम लोग भी परेशान ना हो जाएं। डेली हम लोगों के साथ वो फोन पर बात करते थे और भाभी बताती थी कि इस घर में कुछ महसूस होता है। और अम्मी हमेशा ये कहती थी कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और अकेले छत पर जाने की जरूरत नहीं है। रात भर बेचारे जागते रहे। सुबह फजर के करीब उन लोगों ने हमें भी फोन किया। हम लोग भी परेशान हो गए। जब सुबह हुई, भाई ने मोहल्ले वालों से बात की तो इलाके के लोगों का ये बताना था कि ये घर आज सेबसद है, यहाँ पर चुड़ैल का बसेरा। और ये घर मशहूर है कि इस घर पर एक चुड़ैल का बसेरा है। वो नजर आती है लोगों को चांदनी रातों में। तो इस घर की छत के ऊपर अक्सर एक औरत नजर आती है। कभी वो गुनगुना रही होती है, कभी वो रो रही होती है। यहाँ तक कि वॉचमैन ने भी कई बार, इलाके के चौकीदार ने भी कई बार इस बंद मकान की लाइटों को जलते देखा है। इलाके के सभी लोग इस घर से डरते थे, लेकिन ये लोग बेचारे नहीं थे। इन लोगों को किसने बताना था? वो कहते हैं कि फौरन से तो घर कोई मिल नहीं था सकता। फिर भाई ने जब छुट्टी ली तो
छुट्टी के भी उन्होंने नई ज्वाइनिंग थी, तो वहाँ पर फिर ऑफिस वालों ने कहा कि आपको 3 दिन के बाद छुट्टी मिलेगी। भाभी बताती हैं कि वो जो 3 दिन थे हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। फिर हम लोगों ने उन 3 दिनों में कोई और घर ढूंढने की कोशिश जारी की। एक जगह पर हम लोगों को फ्लैट मिला, हम लोगों ने वो फ्लैट पसंद कर लिया। था बिल्कुल तंग सा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, वहां से तो निकलेंगे ना। तीसरे दिन फिर उन लोगों ने वहां पर शिफ्टिंग कर ली, फिर छुट्टी नहीं ली भाई ने। भाभी कहती है वो जो 3 रातें थी हम लोग कमरे में सोते थे, इतनी सख्त गर्मी में हम लोग कमरों में सोते थे, कमरा बंद करके, क्योंकि रात भर वो जो ही रात का पिछला पहर शुरू होता था, सहन में किसी की कदमों की आहट, कभी किसी के सरगोशियों में बोलना, कभी हंसना, जैसे कोई जाग जाता है, जैसे उस घर में कोई मौजूद है। भाभी कहती हैं बर्तन धोकर रखती थी, सुबह उठती थी तो बहुत से बर्तन ऐसे होते थे जैसे कोई इनमें खाना खा कर गया है, जबकि मैं रात को अपने सारे किचन को क्लियर करके सोती थी। फ्रिज में से खाना खाए पहुंचाना, दूध बहुत ज्यादा भाभी कहती हैं कम होता था। अगर हम लोग एक बर्तन भर के रख रहे हैं तो सुबह उठते थे तो आधे से भी कम होता था। फिर उन लोगों ने बाकायदा तौर पर, वो कहते हैं कि हमने उन्हें कहा कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद वो मखलूक बहुत तंग करती थी। एक भाभी कहती है इस घर में सहन में कोई पुराना सा बाथरूम था, उन लोगों ने तो उसे यूज भी नहीं किया, वो बंद था। भाभी कहती है उस बाथरूम से तो उन 3 रातों में बहुत ज्यादा आवाजें आई हैं। ऐसे लगता था बाथरूम के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक देता है, बाथरूम के दरवाजे को बार बार कोई खोलता बंद करता है। उसका दरवाजा लकड़ी का था और उसके खोलने की एक मखसूस आवाज से जैसे पुराने दरवाजों की होती है। तो बहुत मुश्किल उन लोगों ने वहां पर टाइम गुजारा। वो जो 3 रातें थी, जब एक इंसान को पता हो कि जिस घर में वो है वहां पर उनके अलावा कोई ऐसी मखलूक है जो गैर इंसानी है, तो इंसान सोच कर ही दहल जाता है। फिर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। और भाभी कहती हैं जब हम लोग वो घर छोड़ रहे थे उस वक्त भी ऐसा महसूस होता था कि आसपास हमारे कोई अनदेखा वजूद है। अब हम चीजें उठा रहे हैं तो दूसरे कमरे से चीजें गिर जाना, ऐसा लगना कि जैसे उस कमरे की चीजों को कोई छेड़ है, कभी कोई चीज उठाकर इधर से उधर कर देना। फिर वो लोग वो घर छोड़कर चले गए। जब वो लोग वापस आए, तकरीबन 3 माह के बाद वो लोग वापस आए थे कराची से, तो भाभी ने जब हमें ये बातें बताई हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी को इसलिए ज्यादा बातें नहीं, तो फोन पर बताते वो लोग कि अम्मी परेशान हो जाएंगी। थोड़ा बहुत बताते जरूर थे। अम्मी यहाँ पर बहुत परेशान रहती थी कि पता नहीं दूसरा शहर है, पराई जगह है, आसेब ज़्यादा घर है, वहां पर उनका क्या हाल होता होगा। भाभी कहती है मैं इस घर की डेली सफाई करती थी। वो जो बाथरूम वाली साइड थी वहां पर एक जैसे कॉर्नर सा था। भाभी कहती है वहां पर हर दूसरे दिन इतने बड़े बड़े जाले लटक रहे होते थे। मैं उतारती थी और वो जाले ऐसे होते थे जो तकरीबन 5-6 माह अगर सफाइयाँ ना हो तो वो जाले बनते हैं, वो भी आंधियाँ आए तो वो 2 दिन में बने होते थे। तो ये उस घर की कहानी थी जहां पर मेरे भाई भाभी गए और जो कुछ उनके साथ हुआ। हम लोगों ने जब सुनी हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। वो कहती है कि जब रात के टाइम लाइट बंद होती थी, हम लोग सहन में होते थे, किचन की एक लाइट जल रही होती थी, तो ऐसा लगता था जैसे कमरे जो बरामदे आगे बरामदे थे, बरामदों में कोई वाज़े तौर पर कोई चल फिर रहा होता है। कई बार भाभी कहती है मुझे ये महसूस हुआ। मैं ज्यादा हसन को नहीं बताती थी कि कहीं ये ना कहें कि इस घर में ये रहना नहीं चाहती, क्योंकि घर थोड़ा पुराना था, लेकिन वो इस हद तक खौफनाक और आसिफ ज़दा था कि वहां पर कोई भी आबाद नहीं हो सकता था। और ये बातें बिल्कुल सच थी जो बाद में पता चली। कभी भी कम रेंट देखकर कोई ऐसा घर ना ले जहां पर जाने से आपके साथ ये मामला हो। ये मेरे भाई भाभी की कहानी थी। बहुत शुक्रिया अनम आपका। जिससे ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इन कहानियों से हमेशा आप लोग सबक लिया करें कि कम पैसों के पीछे कोई ऐसी जगह नहीं लेनी चाहिए जहां पर जाने के बाद इंसान वहां पर आबाद ही ना हो सके। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन आपको आने वाले 1000 खतरों से बचा सकती है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी स्केरी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।
इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई स्केरी स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।